आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ में। आज हम देखेंगे रतन टाटा जी की कुंडली और उसमें हम देखेंगे कि कैसे नेगेटिव प्लैनेट्स ने उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव रंग दे दिया। जैसे कई बार आप देखेंगे कि लोग कहेंगे 8वें का स्वामी है, 12वें का स्वामी है, यहाँ बैठा हुआ ग्रह है और ये कह के आपको डरा दिया जाता है। मगर प्लैनेट अगर 8वें का भी स्वामी हो, 12वें का भी कहीं कोई उसका रिलेशन हो, तो भी वो कई बार आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं करेगा, वो नेगेटिव करेगा, लेकिन फिर भी वो आपके लाइफ को पॉजिटिव कर सकता है। तो इसको आज हम देखेंगे एक कुंडली के माध्यम से। जो मैंने पिछली क्लास में कहा था, उसी को हम आगे लेके चलेंगे कि रोल हमें देखना है हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट का। आज की कुंडली में जो एक खासियत होगी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रह अपने आप में स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जब 2 ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें किस तरीके से एनालिसिस करना होगा, इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हम जाएंगे षडबल पे। षडबल में जाने के बाद हमें देखना है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे ही रिलेटिव रैंक पे आएंगे तो आपको यहाँ 2 प्लैनेट, एक है चंद्रमा और दूसरा है मंगल। ये दोनों ही प्लैनेट आपको फर्स्ट रैंक पे दिखेंगे। अब जब आपको ऐसा लगता है कि 2 प्लैनेट्स हैं और दोनों की रैंक सेम है, तो आपको क्या करना है, तब आपको ये देखना है कि रूपास जो होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट को हम रूपास में काउंट करते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट है रूपा की, उससे ज़्यादा रूपा किस प्लैनेट्स के पास है। इस चार्ट में हम देखें तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मंगल की वो है 5 रूपा, जबकि चंद्रमा की है वो है 6 रूपा, और जो पॉइंट मिले हैं मंगल को वो मिले हैं 7 से ज़्यादा। इसका मतलब हो गया कि मंगल चंद्रमा की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बलवान होगा, क्योंकि ये कम से कम 64 कुंडलियों के अंदर की प्लानिटरी पोजीशन है। तो कुछ जगहों पे चंद्रमा बलवान रहा है, कुछ जगहों पे मंगल बलवान रहा है। इसीलिए एनालिसिस में दोनों ही प्लैनेट्स का रोल आएगा। कहीं कहीं पे मंगल लीड कर जाएगा चंद्रमा को और कहीं कहीं पे चंद्रमा लीड कर जाएगा मंगल को। ऐसी कंडीशनें बनेंगी। उसको मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा, जब मैं आपको एक अलग ही चार्ट दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग कुंडलियों में प्लैनेट की पोजीशन उसे अच्छा या बुरा बना सकती है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि षडबल में आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ग्रह हैं, एक है मंगल और दूसरा है चंद्रमा, जिसको हमें एनालिसिस में लेना है। अब ये जो लगन कुंडली उनकी बनेगी, उसके पहले एक पोजीशन है कि लगन में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। ये आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जब मैं जाऊंगा एनालिसिस करने, तो वहाँ हमें 2 बहुत ही क्रूशियल चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो होगा नक्षत्र का रिलेशन, कैसे नक्षत्र का रिलेशन ने कुल ग्रहों को अपने आप में एक मॉडिफाई कर दिया होगा। जैसे राहु यहाँ पे मंगल के द्वारा मॉडिफाई हो जाएगा और गुरु जो होगा वो यहाँ पे चंद्रमा के द्वारा मॉडिफाई हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जो मंगल है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी राहु है। इसकी वजह से मंगल का एक असर राहु पे देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से चंद्रमा जो है वो विशाखा नक्षत्र में बैठा है, जिसका स्वामी गुरु होता है। इसीलिए आपको गुरु के ऊपर भी चंद्रमा का कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं वो जिस नक्षत्र में बैठेंगे उन नक्षत्र के स्वामियों पे भी अपना कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालेंगे। चलिए अब लगन कुंडली पे आ जाते हैं। इस लगन कुंडली को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मंगल और चंद्रमा, हमें 2 चीज़ों की बात करनी है। तो आपसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में 8वें घर का स्वामी है। 8वां घर दुखों को दर्शाता है, 8वां घर दर्शाता है किसी न किसी तरीके के डिलेस को, परेशानियों को। तो उसका स्वामी होके जो आपका चंद्रमा है वो स्ट्रांग होके बैठा है। वो बैठा है 11वें भाव में,
जहाँ 7 नंबर लिखा है। 11वें भाव में बैठने के कारण कोई भी ग्रह वहाँ बैठे उसे लाभ तो देना ही है, लेकिन 8वें घर का स्वामी मजबूत हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो कहीं न कहीं ये परेशान करेगा। अब मैं आपको मंगल के ऊपर लेके चलूँ, तो मंगल बैठा है तीसरे भाव में। मंगल स्वामी है 5वें भाव का और 12वें भाव का। जहाँ 1 नंबर लिखा है वो और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो मंगल की राशियाँ हैं। तो मंगल एक पॉजिटिव हाउस 5th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ एक नेगेटिव हाउस 12th का लॉर्ड है। तो चंद्रमा भी नेगेटिव हाउस 8वें का लॉर्ड था। मंगल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का है, जिसमें से उसका जो 5वां हाउस है वहाँ पे उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो हम मानेंगे मंगल पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव थोड़ा सा कम है। दूसरी बात, राहु जो बैठा है वो मंगल की राशि में बैठा है, इसकी वजह से राहु पर भी मंगल का प्रभाव है। मैंने नक्षत्र में भी आपको दिखा दिया था कि कैसे मंगल राहु कनेक्ट है। यहाँ पे राशि से भी राहु और मंगल आपस में जुड़े हुए हैं। एक और बात, मंगल जिस राशि में बैठा है वो राशि है शनि की, तो कहीं ना कहीं शनि पे भी इसका असर है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि है शुक्र की, तो शुक्र पे भी कहीं ना कहीं इसका असर है। इसे आप इस तरह से समझिए कि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो जो घर के लोग होते हैं वो मेहमानों की कोई खातिरदारी को करते हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। तो जब कोई ग्रह किसी राशि में बैठता है तो उस राशि के स्वामी के ऊपर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसी वजह से शनि पर मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा और शुक्र पर चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम इनकी कुछ लाइफ के इवेंट्स की बात करते हैं। ऐसे तो देखने में ये इंसान सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में एक अंतर है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस के लिए आपको मर्क्यूरी दिखाई देगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो पूरी तरह से एक कम्युनिकेशन का गेम है। आपकी बातचीत करने के तरीके, आपके लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका आपके बिजनेस को डेवलप करता है। जबकि इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव होती है और लेबर जो होता है उसको हम देखते हैं शनि से। तो अगर कुंडली में शनि का रोल आगे आ जाए बुध से, तो आप ये मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट साइन बन सकता है। अगर बुध का रोल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ये मानेंगे कि वो इंसान बिजनेसमैन बन सकता है। इस लगन चार्ट में लगन में ही शुक्र के साथ सूर्य के साथ बुध बैठा है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस स्किल्स देगा। लेकिन इस कुंडली के 10वें भाव पे सीधा असर, सीधी दृष्टि डालता हुआ शनि बैठा है और शनि केंद्र में ही बैठा है। दूसरी बात है, शनि उस ग्रह को अपने भाव में लेके गया है जो कि सबसे स्ट्रांग प्लैनेट है। इसकी वजह से शनि का रोल मैं इसमें ज़्यादा मानूंगा और इसने इन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया। अब देखिए इनकी लाइफ कितनी रफ, कितनी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ेगी और कैसे ये इंसान जो कि सब कुछ बर्बाद टाइप से देखने के बाद भी सबसे ज़्यादा आबाद नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पेरेंट्स की। तो आपको शायद ये जानकारी होगी कि इनके बर्थ के कुछ सालों के बाद ही, यानी कि जब ये छोटे से थे उसी वक्त इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो इनको ऑर्फन में पढ़ाया लिखाया गया था, ऐसा माना जाता है। और 13 साल की उम्र में इनको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो जिस बिजनेस एम्पायर को ये आज रूल करते हैं, ये इन्हें एडॉप्शन के बाद मिला है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब ये कुंडली इस बात को कैसे बताती है, इसे देखिए। जब इनका जन्म हुआ उस समय इनकी गुरु की महादशा चल रही थी और गुरु की महादशा को अगर हम देखें, लगन की कुंडली में गुरु खुद द्वितीय भाव में बैठा है। और मैंने जैसे कल कहा था वैसे ही आज भी कह रहा हूं कि जब हम किसी ग्रह की दशा देख रहे हैं तो जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं उसके साथ उसको जोड़ के देखना जरूरी है। पेरेंट्स की जो कुंडली बनती है इनके लिए, उसमें गुरु 12th हाउस जहाँ 9 नंबर लिखा है उसका स्वामी है, जो कि नुकसान का भाव है। तो उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा पेरेंट्स पे नुकसान देगी और ये चौथे घर में बैठा है। चौथे घर पे आप जरा ध्यान दीजिएगा तो वहाँ 1 नंबर लिखा है जो कि मंगल की राशि है। मंगल जो कि सबसे स्ट्रांग प्लैनेट है, जो एक इंसान की लाइफ डिसाइड करने वाला है, उसने पेरेंट्स की कुंडली में पेरेंट्स के भाव को गवर्न किया हुआ है। लगन कुंडली में मंगल भी 12वें घर का स्वामी था जो नुकसान दिखाता था और
जो गुरु है जिसकी महादशा चल रही है जन्म के समय, वो पेरेंट्स की कुंडली में 12th लॉर्ड है। इसीलिए जब भी इस गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाए या सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो वो पेरेंट्स के लिए नुकसानदायक होगी और इसी वजह से शुरुआती वक्त में इनको अपने माता-पिता के साथ छोड़ना पड़ा। तो जो कुंडली के अंदर गुरु वहाँ बैठा हुआ है, वो पेरेंट्स के चार्ट में आप जब देखेंगे तो वो उनको हार्म कर रहा था, इसलिए ये लॉस हुआ। अब मैंने आपसे कहा था कि जो चंद्रमा है 8वें घर का स्वामी, ये दुख पीड़ा को दिखाएगा। तो इसके दुख और पीड़ा को 2 राशियों में से देखें तो राशि के हिसाब से शुक्र के पास गई है और नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो गुरु के पास गई है। तो गुरु के ऊपर कहीं न कहीं चंद्रमा का ये दुख देने वाला असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये लॉस इनको शुरुआत में होता है। अब हम इनके सेकंड एस्पेक्ट पे चलते हैं, एजुकेशन। इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है आर्किटेक्चर में, बी आर्क। जिस समय इनकी एजुकेशन का दौर चल रहा था, उस समय इनकी महादशा चल रही थी शनि की। अगर हम एजुकेशन का जो चार्ट है, उस पे हम जाते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जो 5th हाउस है, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, वो होती है बेसिकली एजुकेशन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। उस हाउस का लॉर्ड है शनि, जिसकी महादशा चल रही है। वो बैठा है शुक्र के साथ दूसरे घर में। जिस घर में बैठा है 8 नंबर लिखा है, वो मंगल का ही घर है और मंगल इस कुंडली में 8वें घर में बैठ के पूरी दृष्टि डाल रहा है उस शनि और शुक्र के ऊपर। यानी कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है मंगल, वो एजुकेशन के समय जो दशा चला रहा प्लैनेट है, उस पे अपना पूरा असर डाल रहा है। और मंगल जमीन का कारक है। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है? ये कंस्ट्रक्शन वर्क से, कंस्ट्रक्शन में शुक्र और शनि का रोल आता है और जमीन का क्योंकि उसके ऊपर ही कंस्ट्रक्ट होता है, तो मंगल यहाँ पे इन्हें एक आर्किटेक्चर के तौर पे एजुकेशन के समय मदद कर रहा था। अगर अगर चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा जो कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के तौर पे दिखाई दिया था, वो 4थे घर में बैठा है जो कि शनि का घर है। इसका मतलब ये भी अपनी स्ट्रेंथ को शनि की राशि के ऊपर दे रहा है। तो शनि यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा 11th हाउस गेन में बैठा था, तो मैंने कहा था कि 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं लाभ देगा। तो यहाँ पे चंद्रमा ने इन्हें एजुकेशन के अंदर शनि को सपोर्ट करके एक अच्छी एजुकेशन दिलवाई है। यानी इनकी एजुकेशन का लेवल छोटा मोटा नहीं है, एक काफ़ी अच्छा एजुकेशन यहाँ चंद्रमा की वजह से इन्हें मिल पाया। अब हम आगे देखते हैं, इनकी शादी नहीं हुई। पिछले एक चार्ट में जब मैंने लता मंगेशकर जी की कुंडली देखी थी, तो भी मैंने आपसे कहा था कि हमें देखना है सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है और उसका रिलेशन कहाँ से है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है मंगल। इस कुंडली में भी मंगल 8वें घर का स्वामी बना हुआ है। 1 नंबर और 8 ये दोनों मंगल की राशि हैं। तो जो लगन का स्वामी हुआ, इसमें जो शादी की कुंडली बनी है उसके लगन का स्वामी भी मंगल है और उसमें 8वें घर का स्वामी भी मंगल है। मंगल 8वें घर में और 8वें घर का स्वामी होने के कारण उसमें डिले देने की, मना करने की एक क्षमता अपने आप डेवलप हो गई है। दूसरी बात है, राहु यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ है और राहु जो था वो भी लगन कुंडली में हमने देखा कि पूरी तरह से मंगल के ही क्षेत्र के उसमें जुड़ा हुआ था, तो उसने भी डिनायल मोड़ दिया। एक इतना अमीर इंसान कभी भी शादी कर सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो विचारधारा दिमाग में जो पैदा होती हैं, वो इस तरीके से ग्रह पैदा करते हैं कि फिर वो इवेंट को होने नहीं देते। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चंद्रमा, जो कि 8वें घर का स्वामी है लगन के हिसाब से, वो खुद यहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन इस चंद्रमा पे राहु और केतु की दृष्टि ने भी इनको कभी शादी की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया, मतलब वो सोच को ही खत्म कर दिया। तो आप देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ने लाइफ को किस तरह से एजुकेशन पे असर किया, पेरेंट्स से दूर हटाने के वक्त असर किया, शादी के मैटर पे का असर किया है। अब हम आगे और देखते हैं इनके प्रोफेशन में। तो इनका जो प्रोफेशन चार्ट बनता है, उसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर और जुपिटर 12th होके बैठा है वो किसकी राशि में? मंगल की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट था और उसको देख भी मंगल रहा है 6वें घर से। दूसरी बात, मंगल के साथ साथ जो चंद्रमा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट था, वो भी यहाँ पे 6ठे घर में मंगल के साथ ही बैठा हुआ है।
अब एक बात ध्यान रखिए, छठा घर का मतलब क्या है? छठे घर का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। लगन कुंडली को जब हमने देखा तो मंगल 12वें घर से आया है क्योंकि वो उसका स्वामी है, और 12वां घर का मतलब होता है खर्चा करना। तो इस इंसान के मंगल ने इसको खर्चा करने की एक कैपेसिटी दी। दूसरी बात, जो हमने इनका लगन की कुंडली देखी थी तो वहाँ पे मंगल 5वें घर का भी स्वामी था, और 5वां घर जो है वो होता है आपकी बुद्धि का। तो इनका दिमाग इनके खर्चे पे इस तरीके से चलता है कि इनका किया हुआ हर खर्चा इन्हें फ़ायदे पे फ़ायदा देता जाता है। क्योंकि बिज़नेस का यही एक रूल है कि आप पैसा लगाते हो और पैसा बनाते हो, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए कि किस समय आप उसको एक्टिवेट करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लें। तो ये जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इनका मंगल है, क्योंकि वो 5वें का भी लॉर्ड है, तो वो एक इतनी कुशाग्र बुद्धि देता है जो इनको डिसीजन लेने में मदद करती है, और क्योंकि वो 12वें का स्वामी है इसलिए वो इनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि मंगल की क्वालिटी क्या है? मंगल की क्वालिटी है ब्रेवरी। मंगल आगे बढ़ के बोल्ड फैसला लेने वाला ग्रह होता है, इसलिए ये बिजनेस लाइफ में या इंडस्ट्रियल लाइफ में कई जगहों पे बोल्ड फैसले लेके आगे बढ़े हैं। तो अब अगर इस कुंडली को D10 के चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ों पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो इनके राहु को देखिए, इनकी प्रोफेशन लाइफ के लिए इनका राहु 11वें भाव में बैठा है जो कि गेन की पोजीशन दिखा रहा है। इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो कि मंगल है, उसका रिलेशन 5th हाउस से बना हुआ है क्योंकि वो वहाँ का स्वामी है। तो जब ये इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, इसके बाद जनता ने इसको पहचाना, इसकी काबिलियत को पहचाना। मैंने आपसे कहा था, अगर आपके D10 के चार्ट में 5वें घर का रिश्ता आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट से किसी भी तरीके से बन जाएगा, तो जनता आपको जानेगी किसी न किसी रूप में। यहाँ पे आप देखिए D10 के चार्ट में जो राशि आई है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट मंगल की राशि है। इसकी वजह से लोग इन्हें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे जानते हैं। अब देखिए कुछ दशाएँ, जब इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, उस समय जॉब लाइफ के समय इनका केतु चल रहा था, और जब इन्हें एक पोस्ट दी जाती है जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में चेयरमैन का पोस्ट दिया जाता है, वो पीरियड होता है तकरीबन 1991 का। 91 के पहले इन्होंने एज़ अ वर्कर लाइफ में काम किया है। तो 91 के पहले की जो दशा है वो केतु की तरफ पे दशा है। अगर आप लगन चार्ट में जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा कि केतु लगन चार्ट में बैठा हुआ है आपके 6वें घर में, और 6th हाउस होता है जॉब का। तो शुरुआत में इन्होंने क्या की? जॉब करी। मतलब एक अमीर फैमिली में इनकी एंट्री होने के बावजूद भी इन्होंने पहले जॉब करी है शॉप फ्लोर पे जाके। जैसे ही केतु में राहु आया, राहु 12वें घर में बैठा है, 8वां घर और 12वें घर, इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जब हम इनके D10 के चार्ट को देखते हैं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है प्रोफेशन चार्ट में कि राहु गेन देगा। तो जैसे ही 91 का फेज आता है, केतु में राहु की अंतर्दशा आती है, वैसे ही इनको चेयरमैनशिप मिल जाती है टाटा की, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। वहां से इनको पहचान मिलती है, क्यों? क्योंकि राहु 5वें घर को देख रहा है। वहां पे उनके जाने के बाद उनके लिए गए फैसले के कारण ये टाटा ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। बहुत कम समय 21 सालों के अंदर इन्होंने टाटा ग्रुप को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी हमें पता है कि 2008 के दरमियान कुछ ऐसे इश्यूज आए थे जिसमें कि टाटा नैनो की जो फैक्ट्री थी उसे वेस्ट बंगाल से हटाना पड़ा था। फैक्ट्री को कहीं आप हटा रहे हो, आपका टाइम भी जा रहा है, आपका पैसा भी जा रहा है, तो ये नुकसान का पीरियड था इनके लिए। ये नुकसान का पीरियड क्यों हुआ? अब हम इसको भी समझ लेते हैं। इस कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो है वो मंगल, दूसरा चंद्रमा है। वो दोनों के दोनों छठे घर में बैठे हैं। मैंने पहले आपसे कहा था कि मंगल जिस राशि में बैठा था वो शुक्र की राशि थी, इसीलिए शुक्र में भी कहीं न कहीं पाप प्रभाव आया है, उसमें भी कुछ नुकसान देने की क्षमता आई है। जब इनका 2008 का पीरियड चल रहा था तो दशा चल रही थी शुक्र में शनि की, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। अब आप अगर D10 के चार्ट को देख रहे हैं तो आप देखिए शुक्र छठे घर का, कर्ज का, परेशानियों का मालिक है, और साथ-साथ
11वें घर का भी मालिक है, तो कुछ लाभ तो देगा, पूरी तरह से बर्बाद तो नहीं करेगा, लेकिन परेशानी भी देगा। दूसरी बात, शुक्र से शनि को जब आप गिनेंगे तो 12वें बैठा है। जब कोई ग्रह किसी से 12वें बैठा हो और उसकी दशा अंतर्दशा चले तो आपको परेशान करेगा, आपको नुकसान देगा। तो शुक्र में शनि की अंतर्दशा, क्योंकि D10 चार्ट में एक दूसरे से 12 होके बैठे हुए हैं, इसीलिए इसने इन्हें परेशान किया और इसके बाद इन्होंने ये फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया गुजरात। तो क्योंकि शुक्र 11वें का एक स्वामी है जो लाभ देगा, तो परेशानी तो उसने दी, परेशानी देने के बाद उन्होंने अपने प्लांट को आगे शिफ्ट कर दिया और फिर उनकी टाटा नैनो एक समय में काफ़ी अच्छी चली। तो इस तरीके से प्लैनेट्स जो हैं अपना रोल समय के साथ प्ले करते हैं। मैं इसी में एक इवेंट और जोड़ देता हूँ ताकि आप ध्यान दें कि इस कुंडली में शनि ने भी एक मेजर रोल प्ले किया है। जिस समय इन्हें अडॉप्ट किया गया था, उस समय इनकी जो महादशा चल रही थी, 13 साल की उम्र में जब इनको अडॉप्ट करते हैं तो इनकी महादशा चल रही थी, वो चल रही थी शनि की। लगन की कुंडली में शनि जो है 4थे घर में बैठा है। 4था घर होता है फैमिली का, 4था घर होता है मदर का। तो एक लेडी ने आके, यानी कि मदर के तौर पे एक लेडी ने आके इन्हें अडॉप्ट किया, इन्हें फैमिली दी। तो कुंडली में बैठा हुआ शनि कहीं न कहीं, जो कि मंगल जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, उसको अपनी राशि में लेके बैठा हुआ है, उसने इनको एक नई फैमिली भी दी। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर सबसे पहले एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स अपना असर करते हैं, लेकिन अपने साथ-साथ वो दूसरे प्लैनेट्स के ज़रिए अपने रिज़ल्ट को देते हैं। अभी तक में मैंने आपको जितनी भी एनालिसिस इसमें दिखाई है, इसमें कहीं मुझे मंगल की दशा नहीं देखने को मिली। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब कुंडली में अपने सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को देखें तो उनकी दशा या उनकी महादशा में ही आपको रिज़ल्ट ऑब्टेन होंगे, अच्छे हों या बुरे हों। उनके रिज़ल्ट्स वो जिन नक्षत्रों में बैठे हैं या जिन राशियों में बैठे हैं, उनके स्वामियों के द्वारा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। हम आगे और भी कुछ कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे, जहाँ हम इस बात को देखेंगे कि कैसे हमारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हमारे लाइफ को असर करते हैं। थैंक यू।